हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज March 3। चलिए आज देखते हैं क्या था। पेज 1 और 8 पे था कि श्रीलंका ने अब ऑफर किया इंडिया जापान को वेस्ट कंटेनर टर्मिनल, जिसमें उनके स्टेक्स भी हायर होंगे। मतलब जैसे पहले तो 49% मिलना था जापान और इंडिया को, अब मिलेगा 85% स्टेक। तो किस वजह से हुआ है, किस वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता है वेस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के पास भी है, जहाँ पे चाइना का ऑलरेडी एक होल्डिंग है। अब गवर्नमेंट के सोर्सेज कहते हैं कि जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल तो था, बेसिकली जो बना हुआ था उसको ठीक करना था, इम्प्रूव करना था, रिफर्बिश करना था, बेसिकली ग्रीन प्रोजेक्ट नहीं था। और ये वेस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है वो स्क्रैच से शुरू करना होगा। बट बेसिकली अगर हम इंटरनेशनली देखें तो ये क्यों किया गया है, अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा एज सच, बट आप इंटरनेशनल रिलेशंस में आप उसको डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे अब गवर्नमेंट ने इसको कैसे ऊपर नीचे चलता है। आपको पता है यूएनएचआरसी में अब वोटिंग होनी है ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट, इनके पास जो श्रीलंका का केस चल रहा है, तो उसमें उनको इंडिया का सपोर्ट चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अभी ये एक नया पपलू फेंका है वेस्ट कंटेनर टर्मिनल का। तो ये जब इंटरनेशनल रिलेशंस पे आपसे इंटरव्यू में कभी क्वेश्चंस पूछें या कभी आपको लिखना हो, तो उस टाइम आपको बड़ा यूज़फुल रहेगा ये चीज़ें, जब आप ये पॉइंट्स मेंशन कर सकें। उस वक्त पेज 2 पे था कि डिग्री दे रहे हैं डीयू वाले, उसमें डिजी लॉकर मेंशन था। डिजी लॉकर एक बार देखते हैं, ये मिटी मिटी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम था। इसका बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वर्जन डॉक्यूमेंट्स का ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा। ये इजीली वेरीफाई हो सकते हैं और स्टोर हो सकते हैं। और इंश्योरेंस, मेडिकल रिपोर्ट्स, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मैरिज सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आप अपने डिजिटल फॉर्मेट में रख सकते हैं। इट कैन बी accessed बाय द इंडिविजुअल्स यूजिंग देयर मोबाइल नंबर। और ई डॉक्यूमेंट्स के अलावा डिजिटल जो है आपके यूआरएल, आपको पता होगा यूआरएल सोर्स मिलता है, यूआरआई लिंक। तो ई डॉक्यूमेंट्स का वो भी आपको इशू हो सकता है इससे। जैसे कोई इशू डिपार्टमेंट है, किसी ने आपसे लाइसेंस देना है, तो वो आपको यूआरआई लिंक भेज देंगे कि आपसे यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको प्रिंट आउट करें। आप अपना कभी भी अगर आपको पुलिस रोकती है तो आप अपना वो यूआरआई लिंक से खोल के आप उनको दिखा सकते हैं अपने डिजी लॉकर में। तो वो ऑथेंटिक माना जाता है। ठीक है। और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स इशू करने हैं, गवर्नमेंट ने कुछ भी करना है, तो उसमें भी यूज़ हो सकता है। जैसे अब आप एग्जांपल दे सकते हैं कि डीयू ने अपनी डिग्रीज जो हैं डिजी लॉकर के, अगर डिजिटल इंडिया के ऊपर आपने लिखना है तो उसमें ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। एक पैरा इसको आप अपना डिवोट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एडिटोरियल पे एक जीडीपी के बारे में था, उसके उसको क्या बढ़ गया है, दिसंबर में इंक्रीज हो गया। मैंने कहा ये सारी चीज़ें चेंजिंग है। इन चीज़ों को जो जो चीज़ स्टैटिक ना हो या जो भी बहुत डिवास्टिंग इफेक्ट ना आया हो, उसको आप डेली के अपने नोट्स को बल्कि मत बनाइए। उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि इकोनॉमी सर्वे के बारे में था, उसमें कोई भी ढंग की बात नहीं है, सब बेफिजूल की बातें हैं। तो इकोनॉमिक, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे के कुछ पॉइंट्स अपने मेंस में मेंशन करने हैं या प्रीलिम्स के लिए अगर आपको बेसिक्स चाहिए, तो आप इकोनॉमिक सर्वे ही करिएगा। और अगर प्रीलिम्स शुरू किया, जो मैं कब से ही बोल रहा हूँ, पता नहीं कब होगा, सब्सक्राइबर्स बढ़े, सब कुछ हो, तब करते हैं। उसके बाद एक ऑडिटोरियल पे था, अभी एडिटोरियल 2 डिस्कस भी करेंगे हम डिटेल में। पहले जो नोट्स में बनता है वो देख लीजिए। एक एडिटोरियल पे था इथियोपिया के बारे में, वो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। किस कंट्री में ऐसे तो बहुत डिस्प्यूट चल रहे हैं, आप सबको पढ़ते रहेंगे तो पागल हो जाएंगे। उसमें बस आपने ये देखना है, ओरोमो, अम्हारा और तिग्रायन, ये जो ग्रुप्स हैं ये इथियोपिया में हैं। कई बार ग्रुप्स पूछ लिए जाते हैं, जैसे हमने हूतीस का देखा था, हमास का देखा था, फतेह का देखा हुआ है। तो थोड़ा सा आपको मेंशन होना चाहिए कि कहाँ कहाँ है। तो ओरोनो, अम्हारा, तिग्रायन जो ये हैं वो इथियोपिया में हैं। तो ये याद रखिएगा ज़रूर, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है। TOA, ठीक है, टोआ। एक लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को जोड़ के बना दिया है संसद टीवी। बट ऐसा नहीं है, लोकसभा का अपना चैनल चलेगा, राज्यसभा का अपना चैनल चलेगा। जब इनकी कास्ट लाइव मीटिंग्स चल रही होंगी, वो आपको दोनों को देखने को मिलेंगी। बट जब हाउस नहीं चल रहा होगा, तो बेसिकली वही न्यूज़ चलेंगी जो लोकसभा राज्यसभा में सेम। बट लोकसभा में हिंदी में चलेंगी, राज्यसभा में इंग्लिश में चलेंगी। इसका कुछ बताने की वो नहीं थी, बट थोड़ा सा कई बार पता होना चाहिए कि संसद टीवी आया है। देखिए, हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्या बनने जा रहे हैं आपको पता ही है। उसके बाद पेज 10 पे था एक हिमालयन मैमल के बारे में। तो हिमालयन मैमल जो दिखा है, क्या नाम है, हिमालयन सेरो, ठीक है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। हिमालयन मैमल जो है, इसकी जो बेसिक्स पता कर होने चाहिए हमें। गोट और एंटीलॉप के बीच में, एंटीलॉप का मतलब होता है डियर, ठीक है। तो हिमालयन सेरो जो है एक हाई एल्टीट्यूड ड्वेलर है, मतलब ड्वेलर मतलब रहने वाला, 2000 से 4000 मीटर अबव सी लेवल। ये एक इसकी जनरल इंफॉर्मेशन है। बट आपने देखा होगा कि पिछले थोड़े टाइम पहले ये हिमाचल के स्पीति रीजन में देखने को मिला था, जो 4000 मीटर से ऊपर है। 4270 आई थिंक उसका मीटर अबव सी लेवल है। तो वो देखना है आपने कि जब ऐसी जगहों पे मिलता है तो थोड़ा सा डाउट होता है। बट अगर आप पे क्वेश्चन आता है तो जनरली ये 2000 से 4000 मीटर ही मिलता है। कल को आप, अगर आप सपोज करिए आप दिल्ली के रहने वाले हैं, कभी घूमने के लिए आप अमृतसर चले जाएं, तो आप अपना
प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है आप अमृतसर नहीं लिख देंगे, आप अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंस दिल्ली ही लिखेंगे। तो अगर कभी चला भी जाता है तो उन चीज़ों को आपने इतना नहीं रहना है, कैन बी स्पॉटेड, स्पॉट हुआ है ऐसा, ऐसा आप उसको एक वो मत बना लीजिएगा, ठीक है। कई स्पीशीज़ हैं सैरोज़ के, बट ऑल ऑफ देम आर फाउंड इन एशिया। आपने जो लिखना है, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उतना ही लिखना है। हिमालयन सैरोज़ आर हर्बीवोरस। ये कई बार क्वेश्चंस में अटेम्प्ट इन्होंने ऑप्शंस दी हैं पहले कि वो सांप खाते हैं या कुछ ऐसा करके पूछ लेंगे, तो याद रखना हर्बीवोरस हैं तो ये चीज़ें नहीं खाएंगे। They are typically found at altitudes between 2000 से 4000 मीटर, और they are known to be found in eastern, central and western Himalayas, but not in the trans Himalayan region. अब ट्रांस हिमालयन रीजन कौन सा होता है? जो ग्रेट हिमालयस के नॉर्थ में, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश माउंटेन रीजन, उतनी ठंडे इलाके में नहीं मिलता, बस ये 2000 से 4000 मीटर में मिलता है, मतलब टेम्परेट से रीजन में मिलता है। कंजर्वेशन स्टेटस देखते हैं इसका, जो हमारे इंपॉर्टेंट है। IUCN में इसको वल्नरेबल कहा गया है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 में शेड्यूल 1 में आता है। तो कई बार आपसे हो सकता है कि 4-5 एनिमल्स दे दें आपको और उसमें पूछेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कौन कौन सा आता है शेड्यूल 1 में। 4 ऑप्शंस में ABC 1 2 3 ठीक है, या 1 2 ऑल ठीक है, तो उसमें आप अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि उसमें हिमालयन सैरो भी आता है। और ये जहाँ मिला था या कहाँ पे भी तो थोड़ा याद होना चाहिए हमें। ये रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि अगर सेंचुरीज़ पे और आपने देखा होगा नेशनल पार्क्स पे क्वेश्चन अगर आता है तो वो जो लेटेस्ट में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ मिली है तो उसके ऊपर आता है। तो रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में, मानस बंसवारी है, ये सब कुछ आपको आसाम में है। उसमें मैंड्रिन डक का भी मेंशन था। मैंड्रिन डक देख लेते हैं क्या है। मैंड्रिन डक जो है ये बेसिकली मिली थी असम के मगुरी मोतापुंग वेटलैंड के पास। अब इतना इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, असम के पास मिली थी, बस ये याद रखना। दूसरा हमें दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क याद रखना है। मागुरी मोतापुंग वेटलैंड एरिया कहाँ पे वो याद रखना थोड़ा सा। और इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल टग इन द वर्ल्ड। और ये बर्ड्स जो बेसिकली जो हैं ये टेम्परेट फॉरेस्ट के पास मिलते हैं, नियर वेटलैंड्स। टेम्परेट, एक तो इसका रीजन देख लीजिए, टेम्परेट है, ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में नहीं होते हैं। और उसके पास जो वेटलैंड्स होंगे लाइक रिवर्स, स्ट्रीम्स, डक हैं तो ऑब्वियसली वेटलैंड्स तो होंगे ही, बट टेम्परेट वेटलैंड्स। और ये डक जो है रेयरली विजिट करती है इंडिया को, और इसका स्टेटस जो है IUCN में लीस्ट कंसर्न है। वाइल्ड लाइफ इंडिया में इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इंडिया में दिखती ही नहीं है ये, तो अभी यहाँ पे हम क्या देंगे इसको, लीजिए स्टेटस। उसके बाद जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन का था, ये मैं सिर्फ उनको बता रहा हूँ। देखिए मेंस वालों में ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ये इंटरव्यू में थोड़ा सा अगर कोई IFS का वो करता है ना, इंडियन फॉरेन सर्विसेज को सिलेक्ट करता है, तो उनके लिए कई बार पूछ लिया जाता है। तो इंटरव्यू में अगर आपको शॉर्ट में आंसर देना होता है तो इसका आज बड़ा अच्छा आया कि कितना शॉर्ट में आप दे सकते हैं। कि US चाहता है कि भैया तू पहले बेसिकली एक दूसरे के को बॉल दे रहे हैं कि भाई तू पहले कर, तू पहले कर, तू पहले कर। जैसे हम पहले बॉल बचपन में क्रिकेट खेलते तो हम कहते थे ना मैं पहले बैटिंग करूँगा, मैं पहले बैटिंग करूँगा। इसमें बेसिकली ये हो रहा है कि पहले तू बैटिंग कर, पहले तू बैटिंग कर। तो क्या कर रहे हैं कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि अगर आपको ईरान को कि पहले अपने सारे टर्म्स जितने भी हमने दिए हुए हैं उसको कंप्लाई करें। तेहरान उधर से कह रहा है कि भैया मैंने उससे पहले सब कुछ कंप्लाई किया था, मगर आप लोग डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में यूनिलेटरली उसको क्विट कर दिया था, तो इसके लिए पहले मैं अग्रीमेंट में पहले बाद में आऊँगा, आप पहले मेरे ऊपर से सैंक्शन हटाइए। और यूरोपियन यूनियन लगी हुई है उसको डायरेक्ट करने में कि यार दोनों की बात हो जाए, बट क्योंकि अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि तेहरान जो ईरान है उसने रिजेक्ट कर दिया ऑफर। वो कह रहे नहीं पहले से मेरे ऊपर से सैंक्शन हटाओ, क्योंकि कल को ये दोबारा कर लेंगे, फिर उसके बाद कोई ना कोई इसका प्रेसिडेंट हट जाएगा, फिर मेरे ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। और थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं क्या और है इसमें। ज़्यादा कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये बैरक ओबामा की एक डिप्लोमेसी थी जो सबसे अच्छी मानी जाती है कि इसकी मतलब बैरक ओबामा ने क्या अचीव किया अपने टाइम में। एक तो ये उसमें से एक ये था JCPOA, और ईरान वॉज फुली कंप्लाइंट विद द अग्रीमेंट, मगर ट्रंप ने खींच लिया था। इस आदमी का कुछ पता नहीं था क्या कर लेता है ये। और देखा जाए तो ईरान भी बड़े टफ स्पॉट पे है, हिट बाय सैंक्शंस एंड डिवास्टेटिंग। जो कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ है उसकी इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा इस टाइम हालत बुरी हुई है। उसके असेट्स को सीरिया में अंडर रिपीटेड एयर स्ट्राइक्स, इजराइल स्ट्राइक कर रहा है, US स्ट्राइक कर रहा है। थोड़ा सा इतनी ही सिचुएशन आपको बतानी होगी इंटरव्यू में, जो भी इंटरव्यू देने जाएंगे। उससे ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जब आप ज़्यादा इलेबोरेट करके देते हो आंसर, वो थक जाते हैं और उसमें से फिर उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो आपके और क्वेश्चन पूछते जाएं। तो इतना ही ध्यान में रखिएगा, मेंस में ये ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं। तो थोड़ा सा आपने ये देखना है। अगला आर्टिकल मेंस वाले जो हैं, और जो जहाँ जहाँ नोट्स बनते हैं प्रीलिम्स वाले वो भी बना लें। जो अनाउंसमेंट हुई है 2 DGA में, उसमें जो हमने इंडिया और पाकिस्तान में, सॉरी प्यास लग गई थी मुझे। तो पाकिस्तान आर्मी चीफ और इंडियन आर्मी चीफ आपने कैसे लिखना है, DGA में उसमें हुई है। तो पाकिस्तान चीफ और आर्मी चीफ और इंडियन चीफ ने कहा है कि अनसेटल्ड बॉर्डर्स जो हैं वो किसी को भी हेल्प नहीं करता है, ये डिज़ायरेबल नहीं है, इसलिए हमें सेटल करना ज़रूरी था।
आप अपने जब लिखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस पे कोई अटेम्प्ट दे रहे हैं या कुछ भी, तो ये एग्जांपल्स देना बड़ा अच्छा लगता है कि हमने पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर जब स्पेशल श्रीलंका जा रहे थे तो हमने उनको एयर स्पेस भी अपना दिया, नहीं दिया तो उनको दिक्कत आती, घुमा के जाना पड़ता सारा। और अगर देखा जाए तो अब इस वक्त क्यों हुआ है, क्योंकि 5,000 सीज़ फायर वायलेशंस हुई हैं, जो सीज़ फायर हमने किया हुआ था बाउंड्री पे, 5,000 वायलेशंस हुई हैं 2020 में, 19 साल में सबसे ज़्यादा है, 2002 के बाद सबसे ज़्यादा 2020 में हुई है। इसलिए ज़रूरी भी था, क्योंकि आपको पता होगा जब 2002 में सबसे ज़्यादा थी तो हमने 2003 में सीज़ फायर एग्रीमेंट किया था, क्योंकि उस टाइम ज़रूरत पड़ जाती है जब ज़्यादा वायलेंस हो जाती है तो। और न्यू दिल्ली हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि हमारी एक अगली सिचुएशन, दो फ्रंट्स खुल गए थे हमारे पास, पाकिस्तान और एक अग्रेसिव चाइना। अगर आप देखें कि अगर हम दिमाग से सोचते हो, आप कहते हो कि यार चाइना साथ तो हमारा बंद हो गया तो क्या ज़रूरत थी, तो आपको मैं वैसे ही बता दूं कि चाइना से पहले हम लोगों की पाकिस्तान के साथ टॉक्स बहुत पहले से शुरू हुई थी इस बारे में लेके। अच्छा, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि एक तो पहले याद रखिएगा, एक कराची एग्रीमेंट हुआ था 1949 में, जब सबसे पहला सीज़ फायर एग्रीमेंट था हमारा, और उसको कराया था, उसके ऊपर हाथ था यूनाइटेड नेशंस का, और यूनाइटेड नेशंस ने उस जब सीज़ फायर कराया था उसको कह दिया था सीज़ फायर लाइन, मतलब ये इधर से वेस्ट में तुम्हारा, इधर ईस्ट से इंडिया का। तो और एक यूनाइटेड नेशंस का मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप भी बैठा था जो मॉनिटर करता था सीज़ फायर अलोंग द CFL, जो सीज़ फायर लाइन थी। बट ये दिक्कत कहाँ पे आई, जब 1965 में हमारी उनके साथ लड़ाई हुई, 1965 में हम लोगों का सीज़ फायर ख़त्म हो गया और हम लोगों की लड़ाई हुई। बट उसमें तशकंद, आपको पता है तशकंद अग्रीमेंट हुआ था, जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे और डेथ भी हो गई थी उनके बेचारों की। तो बट उसमें फ़र्क क्या था कि हमने स्टेटस को एंटी बेलम रिस्टोर रखा था। स्टेटस को एंटी बेलम का मतलब होता है जो वॉर से पहले की सिचुएशन थी, हमने उसको रिस्टोर कर दिया था। हमने ये नहीं कहा था कि वॉर के बाद हमने इतना कुछ अचीव कर लिया तो वो अब हमारे उसके बाद सीज़ फायर लाइन खींचेगी, ऐसा नहीं था। जो वॉर से पहले का सिचुएशन थी वहीं वो एग्रीमेंट साइन हो गया था। बट क्या हुआ है कि जो 1971 में जब उनके साथ हमारी लड़ाई हुई और उसके बाद जो शिमला एग्रीमेंट हुआ, उसमें जो है एंटी बेलम को रिस्टोर नहीं किया गया था। जो फिर उसके बाद सुचेता एग्रीमेंट हुआ, सुचेता गढ़ क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। शिमला एग्रीमेंट में तो आपको पता है 1971 की लड़ाई के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स आपस में मिले थे। सुचेता एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट को ही आगे फॉरवर्ड करने के लिए जब मिलिट्री के हेड्स हमारे मिले थे वो सुचेतागढ़ में मिले थे, इसलिए उसको सुचेतागढ़ एग्रीमेंट कहा जाता है। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि भैया उस जो सुचेतागढ़ एग्रीमेंट था उसने नामकरण कर दिया था लाइन ऑफ कंट्रोल। उसमें CFL को ही ख़त्म कर दिया गया था और CFL लाइन का नाम दे दिया गया था लाइन ऑफ कंट्रोल। उसमें भी एंटी बेलम को रिस्टोर नहीं किया गया था। वो कह रहे थे अपनी बाढ़ में जाओ, जो अब है वो अब है। उसके बाद UN का अगर आप कहेंगे कि वो कहाँ गया मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप, तो उसकी प्रेजेंस ख़त्म कर दी गई थी, रेलेवेंट हो गई थी, क्योंकि एक तो UN को पार्ट नहीं बनाया गया था 1972 में जो हमने शिमला एग्रीमेंट वगैरह सब किए थे, और ना ही CFL रही थी, अब हो गई थी लाइन ऑफ कंट्रोल। इसलिए अब ना तो कोई कराची एग्रीमेंट का कोई मतलब रहा था, ना किसी का मतलब रहा था, सिर्फ और सिर्फ 19 ये LOC आ गई थी। तो अब ये याद रखेगा कि उसके बाद से ये सुचेतगढ़ एग्रीमेंट को ही हिसाब चलता है 2003 के एग्रीमेंट में भी, और फरवरी के 2021 का जो एग्रीमेंट हुआ है वो भी 1971 से जो शुरू हुआ है वो ही चल रहा है। अब क्या है कि अब आप थोड़ा सा सीज़ फायर के बारे में लिखिएगा कि सीज़ फायर अपने आप में कुछ नहीं होता है, अगर जब तक उसमें म्यूचुअली अगर आपस में हम बैठ के एक रूल्स और नॉर्म्स ना बनाए अफेक्टिव उसकी ऑब्जर्वेंस के लिए। वो कहना कि जो ये इस साल भी हमने करा है वो भी अच्छा एक्सप्रेशन है, बट उसमें भी कोई रूल्स और नॉर्म्स तो नहीं किए हमने इन्फोर्स करने के लिए। और हमने अगर देखा है कि वर्ल्ड के अंदर जितने भी अगर सीज़ फायर हुए हैं, इफ़ दे आर अनरिटन, तो उनको एक्सपीरियंस ये रहा है कि वो कॉन्फ्लिक्ट जोन ही रहता है और वो ब्रेक डाउन बहुत ईजिली हो जाता है, ईजिली ट्रिगर हो जाती हैं टेंशन्स, क्योंकि आपस में दोनों फोर्सेस बैठे हैं, कभी कोई बात हुई या कोई इन्फिल्ट्रेशन हुई, तो ये अगर सेट ऑफ रूल्स और वो नहीं बनाया जाएगा, ये इंटरव्यू वालों के लिए है और मेंस वाले इसको कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं कि जब तक एक सेट ऑफ रूल्स नहीं होगा प्रॉपरली डिफाइंड, म्यूचुअली अग्रीड, जब तक इन सीज फायर का कोई भी फायदा नहीं है। एज वी हैव सीन इन रिसेंट टाइम्स कि कैसे सीज फायर वायलेशन हुई है। ये सारे एग्जांपल देना अपने इंटरनेशनल अगर कोई रिलेशन के बारे में या किसी साथ कंपेयर करने के बारे में होगा, उससे ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। या तो अगर ओवरऑल लिखना होगा तो ये आप लिख सकते हैं, इंडिया श्रीलंका मेंशन कर सकते हैं, इंडिया जापान मेंशन कर सकते हैं, चाइना के साथ मेंशन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स। और अगर पर्टिकुलरली एक कंट्री के साथ हो तो आप इतना मेंशन करिए, बहुत खूबसूरत लगेगा आपका आंसर। इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। आज आप ना भी पढ़ना चाहें तो थोड़ा ना पढ़िएगा, अगर थोड़ा सा पढ़ना है तो एक BTIA के बारे में दे रखा है एक एडिटोरियल पे, जो हमारा
यूरोप के साथ है, वो अगर आप पढ़ना चाहें आर्टिकल पढ़ सकते हैं। उसमें भी एज़ सच इतना कुछ नहीं है, वो अगर इम्पोर्टेंट होता तो मैं बता देता आपको। बेसिकली हमें उसमें यही देखना है कि इंडिया के यूरोप के साथ एफटीए नहीं है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, नहीं है। अब वो किस वजह से नहीं है, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे, क्या नहीं फ़र्क पड़ रहा है, वो अपने को इतना ज़्यादा भी ओवरलुक नहीं करना है। जब करना होगा, जब कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होगा, मैं अपने आप बता दूंगा आपको, आप टेंशन मत लीजिएगा। पढ़ना है तो उतना पढ़ लीजिएगा, बाकी अपने एंजॉय के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।